Hello students. So in this lecture we will study about pathology of blood and urine. अब पैथोलॉजी के अंदर या पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं. अब जैसे हमारा जो बायोकेमिस्ट्री का जो आपका लास्ट चैप्टर है वो है पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन. अब इसके अंदर आप क्या क्या पढ़ोगे कि ब्लड और यूरिन के बारे में. सबसे पहले आप पढ़ोगे कि नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से होते हैं, ठीक है, और हमारे पास एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से होते हैं. तो पैथोलॉजी स्टार्ट करते हैं बाय सबसे पहले ब्लड की, राइट. अब ब्लड के बारे में आपको इनिशियली क्या क्या नॉलेज है. ब्लड के बारे में इतना सबको पता है कि ब्लड रेड कलर का होता है, राइट. और दूसरा हमें क्या पता है कि ब्लड लिक्विड होता है नेचर में, फ्लूइड हमारे पास कंसिस्टेंसी होती है, यानी कि फ्लो कर सकता है, ठीक है. तो अभी हमारे पास नेक्स्ट आता है कि ब्लड जो है उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी. तो हमारे पास सबसे पहले ब्लड जो है, ब्लड एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है. अब ब्लड जो है वो भी क्या है, एक टिश्यू है हमारे पास और एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है. कनेक्टिव टिश्यू जो आपने जब टिश्यूज के बारे में पढ़ा होगा तब आपने पढ़ा होगा, राइट. अब उसके बाद आता है हमारे पास कि ब्लड जो है वो फ्लूइड होता है नेचर में, और हमारी बॉडी के अंदर क्लोज्ड सिस्टम होता है ब्लड वेसल्स का, जिसके अंदर जो ब्लड है वो फ्लो करता है. अब हमारी बॉडी के अंदर टोटल जो ब्लड का वॉल्यूम फ्लो कर रहा है दैट इज 6 लीटर्स. मतलब नियरली हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर 6 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है. और हमारा जो ब्लड का पीएच होता है, ब्लड का जो पीएच होता है ये स्लाइटली हमारे पास अल्कलाइन होता है, यानी कि पीएच 7.4 के अराउंड होता है. और हमारे पास जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ब्लड की वो हमारे पास थोड़ी सी ऊपर होती है वाटर के, इट इज 1.055, राइट. अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्लड के फंक्शंस क्या क्या है. तो सबसे पहले जो क्लियर फंक्शन जो हम सबको पता है वो क्या है कि ब्लड जो है वो हमारे पास सर्कुलेट करता है ऑक्सीजन को, राइट. हमारे पास लंग्स से ऑक्सीजन कैरी करता है और हमारे पास सारे ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन लेके जाता है, राइट. और उसके अलावा ऑक्सीजन के अलावा क्या क्या सप्लाई करता है हमारे पास ब्लड, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है. अब उसके अलावा हमारे पास जब एक बार ही हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो हमारे ऑर्गन्स तक पहुंच गई तो उसके बाद ऑक्सीजन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को और न्यूट्रिएंट्स जब हमारे पास ऑर्गन्स तक पहुंच गए तो वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारे पास वापस से कैरी करके लाता है एक्सक्रीशन के लिए, राइट. और उसके अलावा हमारे पास जो भी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से या फिर अदर टिश्यूज से, उनको ट्रांसफर करने में हेल्प करता है. उसके अलावा हमारे पास वाटर को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर. और उसके अलावा हमारे पास ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं जो कि हमारे पास हमारी इम्यून सिस्टम के अंदर इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करती हैं. उसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि हमारे पास फाइट करते हैं इन्फेक्शंस के साथ. और उसके अलावा हमारे पास ब्लड के अंदर क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि जो हेमरेज हो जाता है, हेमरेज होता है हमारे पास एक्सेसिव ब्लीडिंग. तो अगर हेमरेज ना हो किसी को तो हमारे पास क्या हो जाता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं और जिससे हमारे पास ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं और ब्लड लॉस जो है बॉडी में से वो कम होता है. सो क्या क्या फंक्शन है हमारे पास. फर्स्ट ऑफ ऑल the blood transports oxygen and nutrients to the different tissues and organs of the body. Secondly, it transports the waste product to the excretory organs. It carries hormones and from the endocrine glands to the various tissues, and it redistributes water from one part of the body to the other. और सिक्स्थ है हमारे पास फिफ्थ है हमारे पास it contains antibodies and white blood cells which fight with the various infectious organs. And after that blood also contains clotting factors or coagulating factors which helps us to save the blood, which helps us to save the body from hemorrhages, right. excessive blood loss नहीं होता. सो अब हमारे पास नेक्स्ट जो आता है दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड. ब्लड की हमारे पास कॉम्पोजिशन क्या होती है. तो अगर हम बिग पिक्चर के अंदर बात करें तो ब्लड के अंदर मेजर हमारे पास 2 कंपोनेंट्स होते हैं. एक तो ब्लड के अंदर होता है हमारे पास प्लाज्मा, ठीक है. सेकेंडली हमारे पास ब्लड के अंदर होता है सेलुलर एलिमेंट्स. अब प्लाज्मा और सेलुलर एलिमेंट्स में हमारे पास
क्या होगा, हमारे पास जो सेल्स होते हैं वेरियस, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स हैं जिनको हम इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, उसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स हैं जिनको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, उसके अलावा हमारे पास प्लेटलेट्स हैं जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, राइट। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या होता है हमारे पास, प्लाज्मा जो फ्लूइड कंपोनेंट होता है हमारी ब्लड का वो होता है प्लाज्मा, ठीक है। और प्लाज्मा के अंदर हमारा जो ये सेलुलर एलिमेंट्स, जितने भी हमने सेलुलर एलिमेंट्स पढ़े, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, ये सारे क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं हमारे प्लाज्मा के अंदर। और प्लाज्मा जो है ये हमारे पास 55% ऑफ ब्लड वॉल्यूम जो है वो प्लाज्मा ऑक्यूपाई करता है। अब प्लाज्मा के अंदर हमारे पास क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो प्लाज्मा जो है उसके अंदर 91% तक हमारे पास क्या होता है, वाटर होता है। और उसके अलावा वाटर के अलावा हमारे पास कुछ नॉन डिफ्यूजिबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, और नॉन डिफ्यूजिबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अलावा हमारे पास कुछ डिफ्यूजेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। अब नॉन डिफ्यूजेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और डिफ्यूजेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि अब हमारी ब्लड के अंदर हमने अभी पढ़ा कि मेजर जो काम है ब्लड का दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, और उसके अलावा क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। अब हमारे पास जो डिफ्यूजिबल कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे कि हमारे पास ऐसे कंपोनेंट्स जो कि हमारे पास एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जब ब्लड के प्रेजेंस में हमारे पास डिफ्यूज आउट कर जाएंगे ब्लड वेसल्स में से, वो आते हैं हमारे पास डिफ्यूजिबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। और नॉन डिफ्यूजिबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से आते हैं, जो ऑर्गन्स, जो कंपोनेंट्स या जो सेल्स या फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास ब्लड में से या प्लाज्मा में से डिफ्यूज आउट नहीं हो सकते डिफरेंट ऑर्गन्स तक। तो अभी नॉन डिफ्यूजिबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर क्या क्या आता है हमारे पास, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोब्यूलिन होता है, उसके अलावा फाइब्रिनोजन है, एंजाइम्स जो है वो हमारे पास नॉन डिफ्यूजिबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आती है प्लाज्मा के अंदर। और डिफ्यूजिबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या क्या आता है, जितने भी हॉर्मोन्स, विटामिन्स हैं, ये हमारे पास डिफ्यूजिबल होते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो ये एनाबॉलिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज है, उसके अलावा फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, और उसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स जो है जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, ये सारे हमारे पास डिफ्यूजिबल होते हैं। और लास्टली हमारे पास जितने भी कैटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, उसके अलावा क्रिएटिनिन है, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, डिफ्यूजिबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आते हैं। सो प्लाज्मा के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज ऑन इरिथ्रोसाइट्स। अब इरिथ्रोसाइट्स क्या होती है हमारे पास, दीज आर द रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स या इरिथ्रोसाइट्स हमारे पास शेप में सर्कुलर होते हैं, बाइकनकेव स्ट्रक्चर होता है इनका, यानी कि अब जो आरबीसीज होती हैं, आरबीसीज हमारे पास डिस्क शेप्ड होती है, ठीक है। हमारे पास अगर इसका ट्रांसवर्स व्यू देखेंगे तो वो कुछ ऐसा आएगा, हमारे पास डिस्क शेप्ड होती है और हमारे पास बेंड्स होते हैं, कुछ ऐसी दिखती है हमारे पास आरबीसी। तो आरबीसीज या इरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं, आरबीसीज और इरिथ्रोसाइट्स आर द सर्कुलर बाइकनकेव डिस्क शेप्ड सेल्स। और हमारे पास इनका जो डायमीटर, हमारे पास जो आरबीसीज होती है बहुत ज़्यादा छोटी होती है, इनका जो डायमीटर रहता है दैट इज 7.2 माइक्रोन्स का, यानी कि हमारे पास माइक्रोमीटर्स में बात हो रही है, हमारे पास माइक्रोन्स के अंदर 7.2 माइक्रोन्स का, यानी कि 7.2 × 10⁻⁻⁶ अगर हम करेंगे तो हमारे पास माइक्रोन्स आएंगे। अब उसके अलावा हमारे पास जो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन हमारे पास इरिथ्रोसाइट्स के अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हेमोग्लोबिन। अब हेमोग्लोबिन जो होता है ये इसी की वजह से हमारे पास जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास फेरस होता है, राइट, हेमोग्लोबिन का जो मेन कंपोनेंट है। और हेमोग्लोबिन जो है इसके अंदर मेजर एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की। और हमारे पास जो इरिथ्रोसाइट्स है उनका मेन फंक्शन क्या है, इरिथ्रोसाइट्स या आरबीसीज का, दे कैरी द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज। और उसके अलावा हमारे पास जो एसिड बेस बैलेंस मेंटेन होता है हमारी बॉडी के अंदर वो भी इरिथ्रोसाइट्स मेंटेन करते हैं। अब नॉर्मली हमारे पास हमारे ब्लड के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर 4.5 to 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब हमारे पास आरबीसीज का नंबर रहता है।
आरबीसीज की जो प्रोडक्शन है वो हमारे पास बोन मैरो के अंदर होती है। जो हमारे पास स्पॉन्जी बोन्स होती है या लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके अंदर हमारे पास बोन मैरो प्रेजेंट होता है। और उसके अलावा हमारे पास जो ब्लड है, ब्लड के अंदर हमारे पास प्रोटीन्स, आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, थायरॉक्सिन और कॉपर और मैंगनीज के जो ट्रेस अमाउंट्स हैं ये हमारे पास रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरबीसीज। और आरबीसीज का हमारे पास जो लाइफ स्पैन होता है दैट इज 120 डेज। 120 डेज के बाद हमारे पास आरबीसीज जो है या फिर 4 मंथ्स के बाद हमारे पास न्यूअर आरबीसीज हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो जाती है। अब ये तो था हमारे पास नॉर्मल पैथोलॉजी, मतलब हमने पैथोलॉजी के अंदर क्या क्या पढ़ना था, शुरू में बताया था कि हम नॉर्मल भी पढ़ेंगे और एबनॉर्मल भी पढ़ेंगे। तो हमने एरिथ्रोसाइट्स के बारे में पढ़ा कि एरिथ्रोसाइट्स के क्या फंक्शन होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है नॉर्मली, राइट। नॉर्मली कैसा स्ट्रक्चर होता है हमारे पास एरिथ्रोसाइट्स का, सर्कुलर होते हैं, डिस्क शेप्ड होते हैं, बाइकनकेव होते हैं, राइट, और बिना न्यूक्लियस के होते हैं। और हमारे पास जो साइज है दैट इज 7.2 माइक्रोन्स का हमारे पास डायमीटर होता है आरबीसीज का। अब आता है हमारे पास कि एरिथ्रोसाइट्स के अंदर एबनॉर्मल चीजें कौन सी या फिर डिसीजेस कौन से हो जाते हैं। तो डिसीजेस के अंदर या एबनॉर्मेलिटीज के अंदर एरिथ्रोसाइट्स के हमारे पास क्या क्या आता है, पॉलीसाइथीमिया कॉज हो जाता है। पॉलीसाइथीमिया के अलावा हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉज हो जाता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया कॉज हो जाता है, हिमोलिटिक एनीमिया कॉज हो जाता है, थैलेसीमिया कॉज हो जाता है। अब एनीमिया, बेसिकली एनीमिया क्या होता है, एनीमिया इज अ कंडीशन इन विच देयर इज लॉस ऑफ आरबीसीज, राइट। हमारे पास जब हमारे ब्लड के अंदर आरबीसीज का या हेमोग्लोबिन का अमाउंट जब कम हो जाता है तब हम उसको कहते हैं कि पेशेंट को एनीमिया हो गया, राइट। तो हमारे पास एरिथ्रोसाइट्स डिपेंडिंग अपॉन कि किस चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास एनीमिया कॉज हो रहा है, हमारे पास डिफरेंट टाइप के एनीमियाज होते हैं। ओके, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पॉलीसाइथीमिया के बारे में। पॉलीसाइथीमिया क्या होता है, पॉलीसाइथीमिया इज अ कंडीशन जिसके अंदर आरबीसीज का जो लेवल, जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है बहुत ज़्यादा। हमने अभी पहले पढ़ा कि नॉर्मली क्या होता है 4.5 to 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब हमारे पास आरबीसीज रहते हैं हमारे ब्लड के अंदर, 4.5 to 5 मिलियन, राइट। और जब पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा तब हमारे पास 5 मिलियन से भी ज़्यादा आरबीसीज का नंबर इंक्रीज हो जाएगा। और ऐसा क्यों होता है हमारे पास, जनरली जब हम किसी हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, जिन लोगों के अंदर, जो लोग हमारे पास हायर ऑल्टीट्यूड्स पे रहते हैं यानी कि हमारे पास माउंटेन्स पे रहते हैं, उनके अंदर हमारे पास आरबीसीज का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा हमारे पास अगर किसी पेशेंट को कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज हो जाए तो हमारे पास जो आरबीसीज का नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके अलावा अगर किसी पेशेंट को हमारे पास हाइपरप्लेजिया हो जाए बोन मैरो का, यानी कि बोन मैरो जो है वो हमारे पास वर्क करना स्टार्ट करते बहुत एक्सटेंसिवली, तो भी हमारे पास आरबीसीज का नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब ये तो आ गया हमारे पास कि कॉजेज क्या क्या है। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट की मैनिफेस्टेशन। अगर आरबीसीज का नंबर बढ़ रहा है, राइट, और हमारे पास कोई हाई एल्टीट्यूड पे चला गया तो बढ़ गया, या फिर किसी को हमारे पास कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज हो गई तो हमारे पास आरबीसीज का नंबर इंक्रीज हो गया, या फिर हमारे पास हाइपरप्लेजिया हो गया बोन मैरो का तो आरबीसीज का नंबर इंक्रीज हो गया। तो होगा क्या अगर हमारे पास पॉलीसाइथीमिया किसी पेशेंट को हो जाए, तो पॉलीसाइथीमिया की वजह से हेडेक्स कॉज होते हैं, वीकनेस कॉज होती है, जो पेशेंट है वो टायर्ड रहता है, टायर्डनेस कॉज होती है। उसके अलावा हमारे पास जो फेस और आईज हैं वो रेड हो जाती हैं। उसके अलावा हमारे पास आरबीसीज का नंबर इंक्रीज होने की वजह से थ्रोम्बोएम्बोलिक कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। थ्रोम्बोएम्बोलिक कॉम्प्लिकेशंस का क्या मतलब है, हमारी जब बिना इंजरी के हमारी बॉडी के अंदर या ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट्स की फॉर्मेशन हो जाए तो उसको बोलते हैं हम थ्रोम्बस की फॉर्मेशन होती है, तो या फिर हमारे पास थ्रोम्बस एम्बोलिज्म बोलते हैं उसको, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। तो हमारे पास क्या हो जाता है, अगर आरबीसीज का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो हमारे पास थ्रोम्बोएम्बोलिक कॉम्प्लिकेशंस आनी स्टार्ट हो जाती हैं। उसके अलावा हमारे पास हेमरेजेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसीज। सो पॉलीसाइथीमिया के बाद नेक्स्ट डिसऑर्डर आता है हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया।
आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को हम माइक्रोसाइटिक एनीमिया भी बोलते हैं। माइक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या हो जाता है? जब हमारे पास आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी वजह से हमारे पास जो हेमोग्लोबिन का कंटेंट है वो डिक्रीज हो जाता है आरबीसीज के अंदर। अब जब आरबीसीज के अंदर हमने क्या पढ़ा कि क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं एरिथ्रोसाइट का। एरिथ्रोसाइट के अंदर एक तो हमारे पास एरिथ्रोसाइट के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस नहीं होता, राइट, सिर्फ वो क्या होता है हमारे पास हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अगर हीमोग्लोबिन का नंबर या अमाउंट कम हो जाएगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो आरबीसीज फॉर्म होगी उनका जो साइज होगा वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा। इसी वजह से हम इसको बोलते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया। अब अगर हमारी आरबीसीज का साइज स्मॉल होगा और हेमोग्लोबिन का कंटेंट स्मॉल होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ब्लड का काम क्या था, आरबीसीज का काम क्या था, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। तो अगर हेमोग्लोबिन ही कम है तो हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो बाइंड नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाएगा तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट कम होगा, और इसी वजह से हमारे पास जो हेमोग्लोबिन की सिंथेसिस है उसके लिए आयरन का हमारे पास होना नेसेसरी होता है। और इसकी वजह से हमारे पास सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, अगर हमारे पास माइक्रोसाइटिक एनीमियाज बन रहे हैं तो हमारे पास वीकनेस कॉज हो जाती है, टायर्डनेस कॉज हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है अगर कोई पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा है तो। और हमारे पास डायग्नोसिस क्या होती है, जो टंग है और नेल्स है, उसके अलावा हमारे पास कंजक्टाइवा होता है वो हमारे पास पेल हो जाता है, और उसके अलावा हमारे पास हम हेमोग्लोबिन का एस्टिमेशन करते हैं, जो एचबी का लेवल देखते हैं जनरली, एचबी के लेवल के अंदर हमारे पास पता चल जाता है कि अगर किसी पेशेंट को माइक्रोसिटिक या फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। नेक्स्ट अब इसके अंदर हमारे पास ट्रीटमेंट क्या होगी, हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की ट्रीटमेंट हमारे पास की जाती है विद द हेल्प ऑफ आयरन सप्लीमेंटेशन। आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती है, आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं ताकि हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है वो ट्रीट हो जाए। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, या मैक्रोसिटिक एनीमिया बोलते हैं इसको। मैक्रोसिटिक, अभी माइक्रो में हमने क्या पढ़ा था कि आरबीसीज का जो साइज है वो स्मॉल हो जाएगा। अब मैक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या होता है, हमारे पास आरबीसीज का जो साइज है वो एनलार्ज हो जाता है, हमारे पास एनलार्ज्ड या फिर बड़ी नॉर्मल साइज से एबनॉर्मली लार्ज आरबीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जनरली हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है जब मैचुरेशन जो है आरबीसीज की वो प्रॉपरली नहीं होती। तो मैचुरेशन के लिए आरबीसीज के हमारे पास दो कंपोनेंट्स का होना बहुत जरूरी होता है, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड नेसेसरी होते हैं फॉर द प्रॉपर मैचुरेशन ऑफ आरबीसीज। और अगर हमारे पास विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे पास आरबीसीज जो है वो प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो पाती, और अगर हमारे पास आरबीसीज मैच्योर नहीं हो पाएंगी तो हमारे पास एब्नॉर्मली लार्ज साइज की आरबीसीज फॉर्म होगी, और उसके अलावा इन आरबीसीज को हम कहेंगे मेगालोब्लास्ट। और हमारे पास अब सिम्टम्स क्या क्या होते हैं हमारे पास मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के, ग्लोसाइटिस कॉज हो जाता है, एनोरेक्सिया कॉज हो जाता है, डायरिया कॉज हो जाता है, लॉस ऑफ वेट हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस आ जाते हैं जैसे कि पैरास्थीसिया कॉज हो जाता है और वीकनेस हो जाती है लिम्स की। उसके अलावा हमारे पास हेमरेज कॉज हो सकता है। और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ विटामिन B12 और फॉलिक एसिड हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को ट्रीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया हमारे पास क्यों होता है, पर्नीशियस एनीमिया होता है जब हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है, विटामिन B12 अभी हमने पढ़ा, विटामिन B12 एक हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द मैचुरेशन ऑफ आरबीसीज, राइट। तो विटामिन B12 की जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन होती है बॉडी के अंदर वो होती है विद द हेल्प ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। तो जब हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है तब हमारे पास अब इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो हमारे पास सिक्रीट होता है जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा के पेरिएटल सेल्स होते हैं वहाँ से। अब जब हमारे पास गैस्ट्रिक म्यूकोजा जो है वो डैमेज हो जाए, पेरिएटल सेल्स डैमेज हो जाए, तो हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट नहीं होता, और इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है।
क्योंकि हमारे पास जब विटामिन B12 नहीं होता तब हमारे पास डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, आरबीसीज की प्रॉपरली मैचुरेशन नहीं हो पाती, और हमारे पास पर्नीशियस एनीमिया जो है वो सिमिलर होता है हमारे पास मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के साथ, लेकिन हमारे पास ओनली डिफरेंस क्या है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में विटामिन B12 और फॉलिक एसिड दोनों की डेफिशिएंसी हो जाती है, और जो पर्नीशियस एनीमिया है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आती है। वो भी क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है, और इंट्रिंसिक फैक्टर ना होने की वजह से विटामिन B12 जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। और अगर हम इंट्रावेनियसली विटामिन B12 इंजेक्ट करेंगे तो पर्नीशियस एनीमिया जो है वो ट्रीट हो सकता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है। ओके, अब हेरिडिटरी डिसऑर्डर है यानी कि हमारे पास जनरली जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है वो हमारे पास HB, उसके अंदर जो ग्लोबिन चेन होती है उसके अब हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे पास फॉर्म होता है ए अल्फा और बीटा चेन होती है हमारे पास ग्लोबिन की, राइट। ग्लोबिन की अल्फा और बीटा चेन्स होती हैं फॉर द नॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, राइट। अब जब जेनेटिकली हमारे पास HbA की जगह पे HbS आ जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास वेलिन आ जाए ग्लूटामिक एसिड की जगह पे, वेलिन आ जाए ग्लूटामिक एसिड। ओके, एक बार दोबारा से पढ़ते हैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में। सिकल सेल एनीमिया में सबसे पहले क्या हो जाता है कि सिकल सेल एनीमिया इज अ हेरिडिटरी डिसऑर्डर या फिर इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। अब जेनेटिक डिसऑर्डर है यानी कि हमारे पास जब डीएनए के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस से कोडिंग हो रही है और फॉर्मेशन हो रही है हमारे पास ऑफ द हेमोग्लोबिन, और हमारे पास ब्लड वेसल्स बन रही है और ऑर्गन्स की फॉर्मेशन हो रही है, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, अब हमारे पास एक जीन होता है जो हमारे पास यूजफुल होता है फॉर द कोडिंग ऑफ द हमारे पास जो ग्लोबिन चेन्स होती हैं। अब ग्लोबिन क्या होता है? हमारे पास ग्लोबिन एक प्रोटीन है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन हमारे पास अमीनो एसिड से बने होते हैं। अब वेलिन और ग्लूटामिक एसिड ये हमारे पास क्या है? अमीनो एसिड्स के टाइप है। तो एक तो हमारे पास चेन है, जैसे एस्पार्टिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है, वेलिन है, उसके बाद हमारे पास ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है। तो ये सारे हमारे पास अमीनो एसिड्स मिलके एक प्रोटीन की फॉर्मेशन कर रहे थे, ठीक है। अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड जो प्रोटीन था, ठीक है, जो कि ग्लोबिन की अल्फा चेन बनाता था, उसके अंदर एक माइनर सा चेंज हो गया ड्यू टू सम चेंज इन द जेनेटिक कोडिंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। पहले हमारे पास अभी ये तो पता है कि एक जीन जो है वो हमारे पास मदर से आता है, एक जीन हमारे पास फादर से आता है, और जो डोमिनेंट जीन होता है वो हमारे पास एक्सप्रेस हो जाता है नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग के अंदर, राइट। तो अगर हमारे पास जो ये HbA जीन जो है, HbA जीन जो होता है वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है नॉर्मल प्रोडक्शन के लिए, नॉर्मल ग्लोबिन प्रोडक्शन। और नॉर्मल ग्लोबिन प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? हमारे पास ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है ग्लोबिन के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास अगर HbA की जगह पे HbS जीन आ जाए तो क्या आ जाता है? हमारे पास वेलिन एंटर कर जाता है बायोटिन, जब हमारे पास ग्लोबिन की सिंथेसिस होती है, जब एबनॉर्मल ग्लोबिन की सिंथेसिस होती है तब हमारे पास क्या आ जाता है? वेलिन अमीनो एसिड आ जाता है प्रोटीन की ग्लोबिन की सिंथेसिस के अंदर, ठीक है। और जब हमारे पास अब जिन आरबीसीज के अंदर HbS जीन होगा या फिर हमारे पास ग्लोबिन चेन होगी, उनके अंदर क्या हो जाता है? हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है या फिर जो आरबीसीज है उसका जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो हमारे पास सिक्कल के जैसा हो जाता है, सिक्कल या फिर क्रीसेंट शेप हो जाता है। यानी कि हमारे पास हमने पढ़ा था कि एरिथ्रोसाइट्स जो है वो हमारे पास डिस्क शेप्ड होती है, ठीक है, कुछ ऐसी होती है, और हमारे पास बाद में कैसी बन जाएंगी? अगर सिकल सेल एनीमिया हो गया किसी को तो हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर लिख देते हैं, बायकनकेव
आरबीसीज जो है वो हमारे पास सिक्कल सेल की तरह हो जाती है। और जो ये सिक्कल की शेप की आरबीसीज होती हैं, ये हमारे पास जो स्मॉलर जो कैपिलरीज होती है ना, अब कैपिलरीज हमने पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, उनके अंदर ये जो सिक्कल सेल हमारे पास आरबीसीज होती हैं सिक्कल शेप, वो हमारे पास उनको ब्लड कैपिलरीज को ब्लॉक कर देती हैं और उसकी वजह से हमारे पास कुछ वाइटल ऑर्गन्स के अंदर ब्लड सप्लाई के अंदर लॉस हो जाता है और हमारे पास उसके अलावा डैमेज हो जाता है ब्लड और जो ऑर्गन्स है, जो वाइटल ऑर्गन्स कुछ। और उसके अलावा हमारे पास जिन पेशेंट्स के अंदर सिक्कल सेल एनीमिया होता है, वो उन पेशेंट्स के अंदर इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और उसके अलावा हमारे पास वो पेशेंट्स जो है वो जनरली टायर्ड रहते हैं, क्योंकि सिक्कल सेल जो हमारे पास आरबीसीज होती है उनके अंदर ऑक्सीजन कैरी करने की जो कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट डिसऑर्डर आता है हमारे पास थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी एक हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या हो जाता है हमारे पास, जब सिंथेसिस के अंदर डिक्रीज हो जाए अल्फा चेन के अंदर या फिर बीटा चेन के अंदर। अभी मैंने बताया कि ग्लोबिन जो है उसके अंदर 2 चेन्स होती हैं और हमारे पास हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन आती है जब वो आयरन के साथ बाइंड करता है। तो अगर या तो अल्फा चेन की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे पास अल्फा थैलेसीमिया हो जाता है, बीटा चेन की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे पास बीटा थैलेसीमिया हो जाता है। और हमारे पास अल्फा या बीटा थैलेसीमिया के अंदर होता क्या है, ग्रोथ के अंदर रिटार्डेशन हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास डिस्टॉर्टेड या लार्ज फेस हो जाता है पेशेंट का। उसके अलावा लिवर और स्प्लीन जो है उसके अंदर इलाजमेंट हो जाती है और जो सेक्सुअल डेवलपमेंट होती है वो भी हमारे पास डिलेड होती है उन पेशेंट्स के अंदर। और जो बीटा थैलेसेमिक पेशेंट्स हैं वो हमारे पास अराउंड 17 ईयर्स ऑफ एज तक उनकी डेथ हो जाती है। और हम अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें और हमारे पास नॉर्मल ब्लड की हमारे पास सप्लाई करें उन पेशेंट्स के अंदर, तो कुछ एक्सटेंट तक हम उनकी एज को इंक्रीज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास हिमोलिटिक एनीमिया। हिमोलिटिक एनीमिया में क्या होता है, जब आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन हो जाए तो हमारे पास हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे पास ब्लड के अंदर डायरेक्टली आ जाए तो आता है उसको हम बोलते हैं हिमोलिटिक एनीमिया। और हिमोलिटिक एनीमिया की वजह से हमारे पास जॉन्डिस हो सकता है, हीमोग्लोबिनीमिया कॉज हो सकता है और हीमोग्लोबिन यूरिया कॉज हो सकता है। और हमारे पास जनरली क्यों होता है हिमोलिटिक एनीमिया, या तो हमारे पास जो आरबीसीज है उसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास डिफेक्ट हो जाए, जैसे कि स्फेरोसाइटोसिस कॉज हो जाए। उसके अलावा हमारे पास कुछ इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस की वजह से हमारे पास हिमोलिटिक एनीमिया हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास मलेरिया जैसे इन्फेक्शंस की वजह से या फिर लेड की पॉइजनिंग की वजह से हमारे पास हिमोलिटिक एनीमिया हो जाता है, या फिर जो G6PD हमारे पास एंजाइम होती है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास हिमोलिटिक एनीमिया हो जाता है। अब इसके अलावा हमारे पास इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के बारे में आता है जो हमारे पास हेल्प करता है टू डिटरमाइन द पैथोलॉजी ऑफ ब्लड। उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर